आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। नोटबंदी का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। कैश के बिना या कम कैश के साथ जीना सीख रहे हैं लोग। कहीं कहीं परेशानी के साथ गुस्सा है तो कहीं परेशानी के बावजूद समर्थन है इस कदम का। लेकिन गुस्सा ज्यादा है या समर्थन, ये सवाल आज बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि नोटबंदी पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रैली के दौरान साफ कर दिया कि नोटबंदी और काले धन के खिलाफ छिड़ी जंग एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। दूसरी ओर एक साथ विपक्ष नेता सरकार पर टूट पड़े। मायावती, अखिलेश, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, हर पार्टी सरकार से पूछ रही है काले धन पर हमला तो ठीक है, लेकिन आम जनता की जेब पर हमला क्यों? जवाब में बीजेपी का कहना है कि तकलीफ कुछ ही दिनों की है और शिकायत करने वाले वो हैं जिनकी जेब में काला धन है। क्या इस नोटबंदी के फैसले का राजनीतिक असर भुगतने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी? क्या इस रिस्क का फायदा होगा या नुकसान? इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में, और शायद इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि गाजीपुर में उनके रैली के दौरान उन्होंने आम लोगों से उनकी राय पूछी। आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना, ये जो मैं कर रहा हूं देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए कर रहा हूं। लेकिन लाइन में खड़े हुए लोगों का गुस्सा देखकर विपक्ष पार्टियों को भी बड़ा मौका नजर आ रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले विपक्ष नेता मिले हैं और अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज सारे बड़े विपक्ष नेताओं ने नोटबंदी से हुई परेशानी पर सरकार को घेरा है। इनके इस फैसले से देश में गरीब नींद की गोलियां खाकर और अमीर जो लोग हैं चैन की नींद से सो रहे हैं। गरीब लोग या तो मारे मारे घूम रहे हैं, लाइन लगाकर घूम रहे हैं, या बेचारे जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो सही मायने में नींद की गोली खाकर तो गरीब लोग बेचारे अपने घर में पड़े हैं भूखे प्यासे। बहुत बुरा हाल है उनका, और अमीर लोग चैन की नींद से सो रहे हैं। इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सार्वजनिक होने चाहिए 6 महीने के लिए। अगर मोदी जी पारदर्शी हैं, अगर भाजपा ने कोई पैसा बदला ही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी निर्दोष है, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अपने इंतजाम आपने कर ली, अपने इकाइयों को आपने बोल दिया, उन लोगों ने पूरा इंतजाम कर लिया, और बाकी आम लोगों के ऊपर ये जुल्म जो है आप थोप रहे हो। तो हम कह रहे हैं इमीडिएटली आप अनाउंस करिएगा पब्लिक यूटिलिटीज के लिए और पूरी सरकारी या गैर सरकारी वाइट ट्रांजैक्शंस के लिए ये नोट्स आर वैलिड। 10 बड़े बड़े लोगों को इस देश में गिरफ्तार कर लेते, लोगों का कॉन्फिडेंस बनता कि हाँ ये सरकार। जब चुनाव लड़े थे तब तो रॉबर्ट वाड्रा स्विस बैंक करते थे। अब चुनाव जीतने के बाद कहते हैं सारे देश को लाइन में लग के और नोट बदलने पड़ेंगे, तो नीयत खराब है। ओके, आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का राजनीतिक असर क्या होगा? क्या बीजेपी को उसका फायदा होगा, नुकसान होगा? और अगर आपको लगता है फायदा होगा तो आप हाँ कह सकते हैं, नहीं होगा तो ना कह सकते हैं। हमारे ट्विटर पोल में जरूर हिस्सा लीजिए। CNBC_आवाज हमारा ट्विटर हैंडल है। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम है आज हमारे साथ। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सापरा से बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पाई से हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से भी बात होगी। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। जफर इस्लाम जी, क्या पूरी तैयारी चल रही है कि नोटबंदी को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा आने वाले चुनावों में? आपकी पार्टी और आपके आला नेता यही लक्षण दिखा रहे हैं। तमन्ना जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, मुद्दा तो अपोजिशन पार्टीज बना रही हैं। हम इसको ना तो किसी इलेक्शन से जोड़ना चाहते हैं, ना इलेक्शन में कोई हमारा ऐसा मुद्दा रहा है। हमारा मुद्दा इलेक्शन में डेवलपमेंट रहा है और रहेगा आगे भी आने वाले इलेक्शन में। लेकिन जहां तक देश में ये सफाई चाहिए थी और इसका करना जरूरी था,
और ये आम लोगों के बेनिफिट के लिए है। और बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारी लीडरशिप बार बार ये कह रही है, और जो हमारे अपोजिशन पार्टीज उनको समर्थन करना चाहिए इसका, इसलिए कि इसमें गरीबों का फायदा है, आम इंसान, आम नागरिक का फायदा है। अगर उनके हित में काम हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना रहे हैं? पॉलिटिसाइजेशन उसका वो अपोजिशन पार्टीज कर रही है। हम तो बिल्कुल जनता त्रस्त है तो क्या इस पर सवाल पार्टियों को नहीं उठाना चाहिए? जफर इस्लाम, देखिए तमन्ना जी, ये जो है बड़ा फैसला था, ये बहुत साहस भरा फैसला था, और प्रधानमंत्री ने इस फैसले को लिया ये जानते हुए भी कि एक आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां थोड़ी होंगी। जब कोई ऐसे इतने बड़े काम को करता है तो छोटी छोटी कठिनाई लोगों को होती है और वो आम जनता को फेस करनी पड़ रही है। चरणजीत सिंह साबरा, हमारे पार्टी को बहुत दुख है, लेकिन ये जरूरी था। और हर आप आदमी जो तमन्ना जी में भी खड़ा है, पार्टी को कितना दुख है इस पर हम आएंगे आगे जी। चरणजीत सिंह साबरा, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल आपसे है। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी और जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां हैं इसको लेकर परेशान इसलिए है क्योंकि आप लोगों को अपने नोट ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। नहीं, ये तो बेचारे अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी जान बचाएं इसमें से। दरअसल हुआ क्या है, आप मगरमच्छ को मारने के लिए देश की जनता चिंता पूरा तालाब सुखा दिया। करोड़ों बेकसूर मछलियां यूं ही बेचारी मर गई। अरे जिनके लिए आप चिंता कर रहे हैं वो चिंता हमारे देश की चिंता करते हैं, आप जैसे पार्टी के लोग नहीं हैं। अच्छा, आप बीच में मत बोलिए जफर इस्लाम जी। अगर इस डिबेट को आप अच्छे से करना चाहते हैं तो बीच में मत बोलिए। देखिए, ऐसा है कि हम काला पैसा खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है, जब आप एक ऐसा निर्णय लेने वाले हो कि 125 करोड़ जनता उसमें इफेक्ट होने वाली है, तो उसका एक पूर्व नियोजन होता है, एक उसकी प्लानिंग होती है। आपने कोई प्लानिंग किए बिना 8 बजे कहा और 12 बजे उसको खत्म कर दिया। आपका पैसा जो है वो मट्टी बन गया, वो कागज का टुकड़ा बन गया। अब दूसरे दिन बैंक भी बंद थे, एटीएम बंद थे। जब एटीएम चले तो एटीएम 20% एटीएम आपके नहीं चले। फिर आपको 4 दिन के बाद सपना आया कि एटीएम की ट्रे जो है वो अलग है। तो ये तमाम सारा चीज जो हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, ये दिखाता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। सरकार ने आलन पालन में जाकर के ये निर्णय लिया। करोड़ों लोग रास्ते पे हैं, लेकिन नियत अच्छी थी। राघव चड्ढा, आप भी मानते हैं कि तैयारी नहीं थी, लेकिन नियत अच्छी थी। वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर लोग मर रहे हैं। देखिए, आज मुंबई के अंदर मैं आपको तमन्ना जी इस बात का जवाब दे देता हूं। छतरपुर में क्या मैं जवाब दे दूं? अराजकता का माहौल पूरे देश में हो गया। साबरा जी, एक कर अराजकता का माहौल पूरे देश में आ गया। इसकी जी राघव चड्ढा जुड़े डिबेट में। नहीं, सत्ताधारी पार्टी है कि नहीं? देखिए, पहले तो मैं राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली चीज, जब प्रधानमंत्री जी ने रात 8 बजे 8 नवंबर को एक घोषणा करी तो कहा कि केवल 2-3 दिन की समस्या है, सब ठीक हो जाएगा। वित्त मंत्री ने परसों बयान दिया और कहा केवल 2-3 हफ्ते हमें दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। कल प्रधानमंत्री ने गोवा से भाषण दिया और कहा हमें केवल 50 दिन दे दीजिए। तो आप लगातार ये सीमा बढ़ाए जा रहे हैं और 50 दिन तक गरीब आदमी के घर में दूध कैसे आएगा, दाल रोटी कैसे चलेगी, जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर है जो लाइन में खड़ा हुआ है, जो दिहाड़ी छोड़कर बैंकों की 6-6, 8-8 घंटे की लाइनों में खड़ा है, उसका घर कैसे चलेगा। इस पूरी जो ये डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की स्कीम लाई है, इसका प्रभाव केवल जो पिरामिड के लोअर तबका है, चाहे वो आपका किसान हो, गृहिणी हो, छोटा व्यापारी हो, कारपेंटर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, उनके ऊपर पड़ा है। कोई धन्ना सेठ लाइन में खड़ा होकर पैसा नहीं विड्रॉ करा रहा। मोदी जी ने कल कहा गोवा से कि जो काला धन, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मैंने किसी को नहीं रोका। मोदी जी ने कल गोवा से कहा कि भाई जो काला धन वाले हैं, जो उन्होंने कोयला घोटाला करा, स्पेक्ट्रम घोटाला करा, वो बैंकों की लाइनों में लगे हैं। आपको कोई कोयला घोटाला वाला लाइन में खड़ा दिखा?
कोई स्पेक्ट्रम घोटाले वाला लाइन में लगा। आपने 125 करोड़ लोगों तमन्ना जी देखिए जवाब अब देखिए जी, जवाब अब सुन लीजिए। तमन्ना जी नहीं, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, इसलिए आप जवाब सुन लीजिए। तमन्ना जी आप मुझे बोलने दिया जाए। देशों में जो काला धन जमा है उसको लाते, देश के अंदर गरीब आदमी के पास काला धन है। एक मिनट, दो जो स्पेसिफिक सवाल आए हैं, देखिए हमारी कोशिश राघव चड्ढा है कि जो स्पेसिफिक आप सवाल उठा रहे हैं उसका स्पेसिफिक जवाब मिले, तभी डिबेट में से कुछ निकल कर आएगा। तो आपने पूछा कि गोल पोस्ट क्यों हमेशा बढ़ाया जा रहा है, उस पर पहले बोले जफर इस्लाम। 2 दिन, फिर 2-3 हफ्ते, फिर 50 दिन, कब तक कितनी तकलीफ होगी, कम से कम ये लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं। जफर इस्लाम नहीं, बिल्कुल उसमें कोई सच्चाई है। पहले दिन ही अनाउंसमेंट किया 30 दिसंबर। आप अगर किसी ने भी अनाउंसमेंट देखा तो देख लीजिए 30 दिसंबर के पहले दिन से कोई गोल पोस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जो बात वित्त मंत्री अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं गौरव चड्ढा जी, तो इनकी गलती है कि वित्त मंत्री ने क्या बोला और प्रधानमंत्री ने क्या बोला और शुरू में क्या बोला गया। देखिए ये बोला गया जब वो अनाउंसमेंट नहीं, एक मिनट अभी आप रुक जाइए, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, जवाब सुनिए, 4 लाख जवाब सुनिए पहले, 17,000 ATM। अरे जवाब सुन लीजिए, एक मिनट, केवल 20% ATM चले हैं, उनमें भी नोट पर्याप्त। चुप तो रहना सीखिए। डिबेट के बारे में आप देखिए, पहले दिन जब हुआ तो उन्होंने कहा 2 दिन छोड़ दिया आपने, और शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ यारे सपरा जी को बोलिए जरा, देखिए अगर पूरी बात नहीं हो पाएगी पॉइंट पर तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग परेशान है, लोग त्रस्त हैं, ये सब जानते हैं। हाँ, अब मुझे बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब जिस वक्त अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद नेक्स्ट डे बैंक बंद था और ये बात कहेगी कि 2 दिन से सारा चीज शुरू हो जाएगा, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे होते थे होंगे, लेकिन ये एक्सचेंज का जो बताया गया वो सब होगा, कैसे होगा उसके बारे में कहा गया था उस वक्त। और जो वित्त मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पूरे एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो लग जाएंगे, ये इसके बारे में। लेकिन 30 दिसंबर का उसी दिन का अनाउंसमेंट है, कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। सेकंड थिंग देखिए, ये बहुत, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। पहले वाली बात फिर से बोले, उसके पहले नहीं, अभी जो आपने बात की, अभी जो आपने बात की, एक मिनट, आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। पहले दिन बताया गया था कि 2 दिन में चीजें सामान्य होंगी। अब इतने दिनों के बाद भी चीजें सामान्य नहीं है, ये आप मानते हैं या नहीं? जितना आपका अंदाजा था उससे ज्यादा समय लग रहा है या नहीं? देखिए तमन्ना जी, ये जब उसी पर मैं आ रहा था कि देखिए, जो लोग खड़े हैं उनकी तकलीफों का अंदाज हम लोगों को है, बिल्कुल है, सरकार को है, प्रधानमंत्री को है, लीडरशिप को है। अपोजिशन उसको पॉलिटिसाइज कर रही है, हम उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमें समझ में आ रहा है कि उनको तकलीफ, लेकिन उनकी समस्याओं को समझते हुए जो उसका समाधान भी निकालते जा रहे हैं, जो भी देखिए रिव्यू किया जा रहा है टाइम एंड अगेन, उसके लिए स्पेशल कमिटीज बनाई गई आरबीआई में, स्पेशल कमिटीज हर बैंक में बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनाई गई, कि उनकी जो भी तकलीफें, इस पे देखिए इतने बड़े काम में हो सकता है कि कुछ चीजें उभर के आएंगी और उसका समाधान साथ साथ करके जाना। लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल सिर्फ जो फायदा है आम आदमी का है। और ये अब टनल कहाँ है, इसका एंड कहाँ है और इसके एंड में क्या फायदा है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। स्वागत करते हैं सीएम वासुदेव जी को हमारे प्रोग्राम में। मोहनदास पाई भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। राजेंद्र तिवारी भी आ चुके हैं। मोहनदास पाई जी, एंड ऑफ द टनल, ये क्या 50 दिन की सीमा आपको नजर आ रही है, उसके बाद नजर आ रही है? क्योंकि देखिए डे टू डे लाइफ में जो इंसान आज लाइन में खड़ा हुआ है, बिगर पिक्चर में, एक ब्रॉडर सेंस में वो सोचता है कि हाँ काला धन रुकना चाहिए, लेकिन उनको वो पिंच नहीं हो रहा है कि किसी के घर में काला धन है। ये अब शायद ज्यादा पिंच हो रहा है कि मैं क्यों लाइन में 4 घंटे से हूं। क्या आपके मुताबिक आम लोग खुश हैं इस तकलीफ को सहने के लिए, और क्या कुछ टेंजिबल रिजल्ट उनको दिख रहा है इसके एंड में? जी, मैं इस समस्या के बारे में मुझे कुछ कहने दीजिए। टोटल 500 रुपीज 1000 रुपी नोट है 14,20,000 करोड़, उसमें अभी तक 3,20,000 करोड़ बैंक में आ गया है। 3,20,000 करोड़ 4 दिन में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं करीब 4 लाख या 5 लाख करोड़ ये तो आने वाला नहीं है, या तो देर लगेगा।
अभी क्या हो गया, दक्षिण भारत में बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, चेन्नई, इस जगह में बीट तो कमी हो गई है, बीट कमी है, लोग बैंक के पास है, लेकिन बैंक में जो आ रहे हैं वो बैंकिंग क्लाइंट्स नहीं है। जो एक्सचेंज करने के लिए आ रहे हैं वो बैंकिंग क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन उनके पास घर में पैसा रखा है, वो तो एक्सचेंज करने के लिए आ रही है। मुझे मेरा दोस्त जो है कलकत्ता में या तो दिल्ली में या तो यूपी में, लखनऊ में, वो कह रहे कि जिनके पास काला धन है वो दूसरे लोगों को टाउट्स को दे के एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं और 10-20% कमीशन भी बोल रहे हैं। ये सब हो रहा है। मैं समझता हूं कि और एक 10 दिन 15-10 दिन के अंदर ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कैलिब्रेट हो रहा है, कैलिब्रेट अभी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। 500 रुपए का नोट रिलीज हो गया है, वो भी अभी स्प्रेड हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जो है उसका भी काम हो जाएगा, सब ये हो जाएगा। और इससे मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दाम कमी हो जाएगा, प्रॉपर्टी का दाम कमी हो जाएगा और जिसके पास काला धन है वो बाहर जाएगा, ये भारत के लिए कमी होगा। टेररिस्ट देखिए, अभी श्रीनगर में पत्थर तोड़ने वाले नहीं है, पत्थर तोड़ने वाले आगे नहीं आ रहे हैं। जो हवाला ऑपरेटर है, स्मगलर्स है, जो तो पाकिस्तान से पैसा, टेररिस्ट, वो सभी कमी दिख रहा है। अभी मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टैक्स आगे जाएगा। जो चोरी कर रहे थे वो कम करेंगे और उससे टैक्स रेट भी कम हो जाएगा। वो टैक्स चोरी कैसे राहुल गांधी और केजरीवाल को इसी की तकलीफ है। ओके, राघव चड्ढा एक पॉइंट लाना चाहते हैं इसमें। जी राघव चड्ढा। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये जो नोटबंदी की स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, इसकी तारीफ तो सुखबीर बादल, येडियुरप्पा और शरद पवार जैसे लोगों ने करी है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। पर मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है बीजेपी के नेता से। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को अपना पैसा और अपने जो चुनिंदा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो उनको पैसा देते हैं, उन लोगों को पहले ही इस स्कीम के बारे में बता दिया और उनका पैसा विदेशों में पहुंच गया या अलग अलग जगहों पे लग गया। अब इसके आधार पर आज हमारे सामने कुछ एविडेंस भी आई है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को घोषणा करी, पर 6 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर 2000 के नए नोटों की फोटो डाल दी। यानी कि राघव चड्ढा, ये आरोप लेफ्ट पार्टियों ने भी लगाया है, ये आरोप लेफ्ट पार्टियों ने भी लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया है। बातें करो, कल से आप ऐसी चीज करोड़ों रुपए की बात किए जा रहे हो। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन प्रधानमंत्री तमन्ना जी, एक मिनट मैं इनको जवाब देता हूँ। देखिए, दर्द किसको हो रहा है, वैसे लोगों को, एक मिनट, दर्द किसको हो रहा है, एक मिनट राघव चड्ढा जी सुन लीजिए। दर्द हो रहा है कांग्रेस को, दर्द हो रहा है ममता को, दर्द हो रहा है केजरीवाल को, दर्द हो रहा है मुलायम सिंह यादव को, दर्द हो रहा है लालू यादव, सबका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है। केजरीवाल से आप जो एक मिनट 2 पॉइंट पर हमारा चाहते हैं जफर इस्लाम, एक तो राघव चड्ढा और चरणजीत सिंह छापरा जी, आपकी पार्टियों ने और लेफ्ट पार्टियों ने भी आरोप लगाया है, लेकिन इसमें तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। बिना किसी प्रूफ के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जब और अगर प्रूफ सामने आएगा तब उस पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। मैंने आपके चैनल पर आपको तथ्य दिया कि बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष ने 48 घंटे पहले 2000 के नए प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट से दूसरी बात जो जफर इस्लाम कह रहे हैं, जफर इस्लाम आप भी मेरी बात सुन लीजिए। राघव चड्ढा प्लीज। उन्होंने जो पैसा जमा कराया उसकी स्लिप भी आ गई है मीडिया में। मैडम एक मिनट बंगाल यूनिट भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन। राघव चड्ढा, अखबारों में ये छपा है कि इनके यूनिट्स ने पैसा दर्ज कराए, उनको ऑफिशियली नॉलेज थी या नहीं, शायद इसकी अगर जांच हो तब हम देखेंगे इसमें क्या निकल कर आते हैं। हैंग ऑन राघव चड्ढा, प्लीज वेट। दूसरी बात जो जफर इस्लाम कह रहे हैं कि तकलीफ सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हो रही है, मुलायम सिंह को हो रही है, मायावती को हो रही है, जफर इस्लाम तकलीफ आम जनता को हो रही है। और कम से कम आपकी पार्टी और आपके नेताओं को आज इसको लेकर डिनायल में नहीं होना चाहिए। जब आपके मंत्री पीयूष गोयल जी बयान देते हैं और ट्वीट करते हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज सर, कि आज जो निंदा कर रहे हैं वो सारे काले धन वाले हैं,
अरे जो लाइन में गरीब आदमी खड़ा है, निंदा कर रहा है, तो वो काले धन वाला हो गया? बाबा रामदेव कहते हैं कि 7-8 दिन बिल्कुल जो सोल्जर है वो भी भूखे रहते हैं। क्या आम आदमी भूखा नहीं रह सकता? ये एम्पैथी दिखती है, ये सहानुभूति दिखती है आम जनता के साथ। नहीं सुन, एक मिनट। प्रधानमंत्री की स्पीच अगर आपने सुनी है तो उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि मुझे बहुत दर्द है, दुख है, उन लोग जिनको तकलीफ हो रही है, लेकिन इतने बड़े काम करने में लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों के समर्थन के बिना नहीं कर सकता, थोड़ी तकलीफ होगी और मुझे इसका अंदाज है। उन्होंने बार बार कहा। देखिए एक बात, एक मैं यहीं पर बोलता हूं, मोहनदास भाई जी पूरा हिंदुस्तान जानता है, इनकी सफलताओं के बारे में जानता है, कैसे इन्होंने पैसा बनाया जानता है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये नहीं रो रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि एक साफ सुथरा पैसा बनाया हुआ जो मेहनत से, जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सापरा जी को और ये जो गौरव चड्ढा बैठे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, वहां पर ममता जी को तकलीफ हो रही है। ममता जी ने एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, एक कौम, नहीं, अरे आम जनता की बात मत कीजिए, उनके आड़ में मत बोलिए। आम जनता की तकलीफ, आम जनता तो आपको वैसे ही नकार रही है। आप आम जनता की चिंता कर रही है तो दिल्ली की जनता की चिंता कीजिए, आम जनता के बारे में मत बात कीजिए। आम जनता का तकलीफ में, आम जनता को तकलीफ है तो इलेक्शन में मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। आप जो आम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, आज गरीब किसान बिजाई नहीं कर पा रहा, कीजिए 1000 आप तो सत्ता के नशे में चूर है इस्लाम जी। अरे हम सत्ता के नशे में चूर है, आपके केजरीवाल क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को मालूम है। आदमी की नशे में कौन चूर है वो सबको मालूम है। अरे क्यों नहीं पकड़ लेते हिंदुस्तान का एक आदमी, एक हिंदुस्तान के 648 पूंजीपतियों जिनका स्विस बैंक में खाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक करा, आपने उस पर क्या एक्शन लिया मुझे बता दीजिए। बेईमान है, उसको जरूर तकलीफ है और आप उस पार्टी, आपने क्या कर लिया बता दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमने हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कर लिया आप बताइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी पार्टी के मुखिया, इसका फायदा बीजेपी को होगा या नुकसान? आपका पॉलिटिकल जेल में गए करप्शन चार्जेस में। सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे प्लीज। अहम सवाल अभी है, मुझे बोलने दिया जाए। जितने भी सवाल जवाब हो रहे हैं या जो भी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, सबके अंत में आखिर यही है कि नोट और वोट का रिश्ता कितना होगा और उसको कौन सा राजनीतिक दल थोड़ा अच्छे से साध लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कहते ही बात होती है तो पार्टियों के परसेप्शन पे जाएं। भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन ये पब्लिक में कि ये कॉरपोरेट हितैषी है और बनियों की पार्टी है, कारोबारियों की पार्टी है। दूसरा परसेप्शन ये कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार पार्टी के नेता हैं और वो दिल्ली में उस वजह से सरकार में आए। तीसरा परसेप्शन ये कि ममता बनर्जी जो सड़क पे संघर्ष करने वाले गरीब लोगों के नेता हैं और उन्होंने पूरा का पूरा जो कहें कि वामपंथ से बंगाल को राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। अब प्रतिक्रिया के लिहाज से इसको समझें कि क्यों राजनीतिक दल इतना रिएक्ट कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी इमेज ये थी कि वो कॉरपोरेट और कारोबारियों की हितैषी है, वो भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में जुटी है और इसको मैं कम से कम मैं निजी तौर पर ये मानूंगा कि बहुत हद तक उसने साबित कर दिया है कि वो कॉरपोरेट और कारोबारी की हितैषी नहीं, क्योंकि बार बार ये मान लिया जाता है कि सबसे ज्यादा काला धन वही बना रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज कि अरविंद केजरीवाल जो सबसे ईमानदार नेता की छवि, जिन्होंने पूरा अपना राजनीतिक सफर ही इसी पे तय किया कि किसी कॉर्पोरेट पे उछाल दो, किसी नेता पे उछाल दो या इस तरह की ही राजनीति करते आए, आज उनकी मुश्किल ये कि नोटबंदी पर एक वो कोई बढ़िया सटीक तर्क नहीं दे पा रहे हैं। ममता बनर्जी जैसी नेता जो ये कहती हैं गरीबों का संघर्ष, जो चप्पल पहनकर और पुरानी जेन, दिल्ली में जो लोग भी रिपोर्टिंग करते रहे वो जानते हैं कि पुरानी उनकी जेन और उनकी चप्पल बड़ी फेमस है जब वो आती हैं। उन ममता बनर्जी को ये कहना पड़ रहा है कि देश हित के लिए हम वामपंथी पार्टियों से हाथ मिला लेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस एक नोटबंदी के फैसले ने देश की सारी राजनीतिक पार्टियों के जो परसेप्शन थे हमें मौका उलट दिया है। और इस कदर उलट दिया है कि ममता मार्क्सवादी हो जाना चाहती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्यों नहीं सबको उठा के जेल में बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मौका दिया जाए। डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार ये खतरा मोल नहीं ले सकती है कि आप एक साथ किसी को जेल में उठा के बंद करते हैं, भले ही वो लोग काला धन बना रहे हो, भले वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो अभी किया है, क्या ये एक राजनीतिक रिस्क नहीं है?
एक साथ बड़ा राजनीतिक रिस्क है और इसको मैं एक हर हिंदुस्तानी परेशान है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि परेशानी को झेलने को तैयार है या नहीं? इसके दो वर्जन हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम एटीएम पर जाकर देखते हैं कि लाइन में खड़े हुए लोग परेशान हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा वर्जन है कि देखिए उनकी बहुत खराब हालत है। तो कौन सा सही है अब तक हमें पता नहीं। सीएम वासुदेव जी तमन्ना, एक घटना मैं बता दूं, एक घटना ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है। यहाँ 5-6 महीने पहले की घटना होगी, गाजियाबाद से एक खबर छपी थी जिसमें 3 करोड़ कैश एक गाड़ी में जा रहा था और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे और वो कहा जा रहा था कि वो पार्टी के काम के लिए वो पैसा ले जा रहे हैं। ऐसे में अगर एक प्रधानमंत्री साहस का काम करता है तो आप समझिए कि मुश्किल तो बहुत बड़ी है और जो लोग कतार में लगे वो सचमुच बहुत परेशान है। मैं भी 2 घंटे लाइन में लग के और 2000 रुपए कल ही निकाल के लेके आया हूं, लेकिन लाइन में लगे लोग बार बार यही कह रहे हैं कि मोटिव ठीक है, इंटेंशन ठीक है और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर परसेप्शन ठीक हो रहा है तो। कह रही हूं हर्षवर्धन कि बहुत सारे लोग लाइन में जाकर और लोगों से बात कर रहे हैं, उनको क्या सुनने को मिल रहा है उसकी भी अलग अलग कहानियां आ रहे हैं। तो इस वक्त किसी भी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है। वो हर पार्टी अपने मुताबिक उसको देखेगी। लेकिन सीएम वासुदेव जी, मेरा आपसे सवाल है कि इसके बाद क्या? 50 दिन तक लोगों ने तकलीफ झेल ली, उसके बाद दावा है, प्रॉमिस है एक साफ सुथरे देश का। क्या टैक्स चोरी का जो पूरा साइकिल है वो खत्म होते दिख रहा है आपको? क्या काले धन के जो सोर्सेज है, चाहे वो सरकारी अफसर है जो घूस लेते हो या फिर वो कारोबारी है जो कम टैक्स देते हो, अंडर इनवॉइसिंग करते हो, जो भी करते हो, वो सब कैसे बंद होगा? क्या वो बंद होते दिख रहा है आपको सर? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो ये बहुत जो इस विषय पे इतनी राजनीति हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दफा फिर यही बात दर्शाता है कि किस हद तक जो पॉलिटिक्स है गुड इकोनॉमिक्स को ड्राइव कर रहा है, किस हद तक जो हमारी राजनीति है वो अच्छी वित्तीय नीतियों के ऊपर प्रभावी हो रहा है बजाय कि उल्टा होने के। कुछ हद तक पॉलिटिक्स को भी गुड इकोनॉमिक्स से ड्राइव होना चाहिए, नहीं कि 100% जो है हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है पॉलिटिक्स ड्रिवन हो। तो एक तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये और भी पुराने कई मसलों में देखने में आई है, तो ये फिर वही चीज दर्शा रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो इतना बड़ा जो काम था, 14 लाख करोड़ नोट्स को बदलना, ये पेनलेस नहीं हो सकता, इसकी पेन होगी। मगर ये अपनी जगह आप जो कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये सही है कि सरकार अगर थोड़ा अच्छा प्रबंध किए होते तो मे भी कुछ ये दिक्कतें कम हो सकती थी। मगर ये कहना कि दिक्कतें बिल्कुल ही नहीं होंगी और ये सारे नोट्स निकल जाएंगे और नोट नए आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो थोड़ी प्रिपरेशन शायद बेटर हो सकती थी। शायद इतने लोगों को नहीं बताने की जरूरत थी कि 2 दिन में एटीएम चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस करने की जरूरत थी। पहले ही बता देते कि 10-15 दिन बाद एटीएम्स होंगे, तो इससे थोड़ा निराशा बढ़ जाती है जब लोग जाते हैं, लाइन में लगते हैं और खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि इससे बेनिफिट जो है ये तो बहुत सेल्फ एपरेंट है, बिल्कुल साफ है कि इससे एक तो काउंटरफीट नोट्स की बिल्कुल सफाया हो जाएगा, दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। जहां तक ब्लैक मनी को अनर्थ करने का मसला है, केवल इस स्टेप से नहीं होगा, काफी हद तक ये बड़ा स्टेप है, काफी मदद करेगा, मगर इसके साथ साथ और स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे ताकि जो ब्लैक मनी की समस्या है वो हल हो सके। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ और जो सरकार ने निर्णय लिए हैं पीछे, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक रेगुलेटर जो बनाया है रियल एस्टेट के लिए, और साथ में जो बेनामी ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट में उसको बंद करने के लिए जीएसटी, ये सारे मिलके ही एक प्रहार करेंगे आपकी जो ब्लैक मनी है। लेकिन ये मानना है कि इस बीच, और इस पर हमने इन्फॉर्म किया था हमारे दर्शकों को, इस बीच सरकार तैयारी कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों पर किसी भी जांच के पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एक हायर अथॉरिटी की। क्या उस एक सोर्स को भी नहीं टारगेट करना चाहिए राजेंद्र तिवारी जी? ब्लैक मनी के सोर्सेज को टारगेट कीजिए। और सबसे पहले आपका इस बात पर एनालिसिस, बीजेपी को इसका चुनावी फायदा होने जा रहा है या नुकसान? लोग इसके ज्यादातर समर्थन में हैं या इसके खिलाफ? देखिए,
देखिए, मैं इसको एक अच्छा कदम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 6 दिनों में लोगों को इसका सामना करना पड़ा है, आपको बताएं, गुमला में एक आदमी मर गया, आज मोतिहारी में एक आदमी मर गया, कल सागर में एक आदमी मरा था। इस तरह की अगर आप खबरें देखें तो 6 दिनों में लगभग 20 लोगों की मौत लाइनों में हो चुकी। ये सवाल एक सवाल है, इस सवाल को सोचना पड़ेगा। देश हित की बात करके कि बलिदान तो बलिदान ये गरीब लोग करेंगे, एक सवाल ये है। और इसको भले ही सब लोग कह रहे हों कि भाई लाइन में लगे हुए लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी है कि लाइन में लगे हुए लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा गुनाह क्या है, हमारे पास 5,000 रुपए थे या 10,000 रुपए थे, ये मेरी गाड़ी कमाई के पैसे हैं और इनके लिए हम 3 दिन और 2 दिन लाइन में लग रहे हैं। ये भी चीजें हो रही हैं। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भाजपा को ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, केंद्र सरकार को ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये चीजें जमीन पर हैं। लोग परेशानी में हैं, लोगों की शादियां डिले हो रही हैं। आप गांव की तरफ जाइए, इस देश का एक बड़ा हिस्सा गांव में है और गांव में जो पैसे हैं वो पैसे इस समय कटाई का मौसम है और उन्हें पैसों की जरूरत है और 500 का नोट नहीं चलेगा। आप सोचिए कि इस देश का कितना बड़ा तबका कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ये एक बात है, इसकी तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी और हमें है ना राजेंद्र तिवारी जी, तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी करते तो सबको पता चल जाता, सबको पता चल जाता तो इसका कोई मतलब था नहीं। नहीं, तैयारी मैं बता रहा हूँ। तैयारी कैसे करते, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम ये तो नहीं होता कि 2,000 का नोट उसमें नहीं आएगा और 2,000 का नोट मिलने लगे। मुझे एक 2,000 का नोट मिला जो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई मोहनदास भाई, क्या पहले तैयारी बेटर हो सकती थी क्या? 100 के नोट ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाते, उन पैसों को निकालने की व्यवस्था होती, ये तैयारी हो सकती थी। नोट 500 का पहले जारी करना चाहिए था या 2,000 का पहले जारी करना चाहिए था। बहुत बेसिक समझ है ये, तो वो नहीं किया गया। ये सारी चीजें। और दूसरी बात ओके और अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक मिनट मोहनदास भाई जी, क्या बेहतर तैयारी की जा सकती थी बिना इस रिस्क की गोपनीयता हट जाएगी? नहीं हो सकती और ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 200 रुपए एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट पर लेती है तो 2,000 करोड़ उससे बनाए जाते हैं। इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जी आप अगर प्रधानमंत्री मोदी ओके मोहनदास भाई बोल रहे हैं आप जी, तिवारी जी रुक जाइए प्लीज। लागू कर रहे हैं तो अगला राजेंद्र तिवारी जी प्लीज रुक जाइए। मोहनदास भाई बोल रहे हैं, आवाज नहीं जा रही आपकी आवाज नहीं जा रही जी। मोहनदास भाई देखिए, तमन्ना जी कुछ प्रिपरेशन हो सकता था। मैं समझता हूं कि अगर 3 महीने 4 महीने पहले एक क्लीन नोट पॉलिसी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 साल पीछे किया था, कि जो रूरल एरियाज में है उधर हम ज्यादा नया 50 रुपीज 100 रुपी नोट डालेंगे, 500 और 1,000 रुपया नोट कम करेंगे, क्योंकि उधर सप्लाई ज्यादा करेंगे। वो जो एटीएम है उसका रिकन्फिगरेशन करेंगे, ताकि कि कोटा एक खराब नोट जो है 50 रुपया 100 रुपये का खराब नोट है, खराब नोट सर्कुलेशन में विड्रॉ करेंगे। ये कुछ ठीक से कर सकते थे। अगर वो करेंगे तो इतना परेशान नहीं होता था, क्योंकि रूरल एरियाज में अगर ये करेंगे तो किसी को पता नहीं चलता था। और इधर एक अभी क्या हो गया, एटीएम में 3 काउंटर पर 3 बॉक्स पर, एक में 100 रुपया 50, दूसरा में 500, दूसरा में 1000। अगर 2 में 50 या 100 रुपया करते थे और दूसरे में 500 करते, किसी को नहीं पता चलता। कुछ प्लानिंग हो सकता था, लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि प्लानिंग हो सकता था, कर सकते थे, लेकिन अभी सब कुछ हो गया है। अभी आगे 2-3 दिन में अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो मैं समझता हूं कि जिसको परेशान है वो परेशान बहुत कम हो जाएगा। 3 दिन का समय है। आप ये सोचिए वित्त मंत्री 2-3 हफ्तों की बात कर रहे हैं। जफर इस्लाम, मैं आ रही हूँ आपके पास। तमन्ना जी मुझे जवाब दे, मैं 1 मिनट जवाब कृपया करके मौका दें। बातें आप कर रही है जो हमारे सरकार से रिलेटेड है, हमें सफाई तो देनी दीजिए। देखिए नेताओं को ये भी, आप एक्सपर्ट की भी बात सुन लीजिए। कभी कभार वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। मैं ये बस कह रही थी जफर इस्लाम, 2 से 3 दिन तक और लोग सह पाएंगे, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। इसलिए जो 50 दिन का समय मांगा गया है, 50 दिन क्या है हमारे पास? देखिए तमन्ना जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हर दिन
स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हालात बेहतर होते जा रहे हैं। लोग कम जैसे जैसे पैसे निकालते जा रहे हैं। कुछ जैसा मोहनदास पाई जी कह रहे थे, कुछ लोगों ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया है कमीशन में, वो बात है, इसमें सच्चाई भी है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जरूर, देखिए क्योंकि जनधन योजनाओं का बिजनेस शुरू हो गया है। जफर इस्लाम, एक मिनट तमन्ना जी, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, हमने 100 रुपए का नोट पिछले आरबीआई ने बार बार बैंकों को कहा, बैंक के चेयरमैन से किसी से पूछिए कि बैंकों को बार बार कहा बिना इन्फॉर्म किए कि भाई आप 100 का नोट, सरकार ने बार बार कहा 100 रुपए का नोट डालो एटीएम में, ज्यादा से ज्यादा एटीएम में 100 रुपए का नोट होना चाहिए। ये सरकार ने पिछले 3-4 महीने से लगातार बोला बैंकों को। तो नहीं, आपकी बात नहीं मानी। बताइए और पूछिए कि नहीं, एक मिनट, बैंक सर्कुलेशन कैसी सरकार है? सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन कैसी सरकार है कि बैंक बात ही नहीं मानती? अगर बहुत सारे मेजर्स आप ले लेते तो आज आपको जो नहीं, जफर इस्लाम, देखिए एग्जीक्यूशन और इसके लिए एग्जीक्यूशन में आपको कम नंबर मिले हैं, ये एक फैक्ट है। बेहतर होता कि आप मान ले कि हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन हमारी नीयत अच्छी थी, हमारा समर्थन दीजिए। ये कहना कि जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है वो काले धन वाला है, तमन्ना जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं तकलीफ समझ रहा हूँ। ओके, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे हमारे एक प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन में। इसका फायदा होगा या नुकसान बीजेपी को? पंजाब में चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। एक तो हर पार्टी के पास अब जो कैश था वो बिल्कुल बेकार हो गया है, चुनावों में उस तरह से कैश का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। नोटबंदी पर राजनीति शुरू हो गई है। सारे ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, जितना फायदा होना था उतना होगा नहीं। आपके मुताबिक क्या बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा नोटबंदी का? क्या आम जनता इसका स्वागत करेगी या इसको लेकर परेशान हो गई है? परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्या परेशानी के साथ भी वो कष्ट उठाने को तैयार है, स्वागत करते हैं इस कदम का, या फिर उनको इतनी तकलीफ हो रही है और सामने कोई ठोस इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं? क्या है आपकी राय? आप हमें बता सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर। आइए लौटते हैं हम पूरी चर्चा में। सीधा सवाल राघव चड्ढा, क्या इसका फायदा होने वाला है इनको? क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि कम से कम एक साहस भरा कदम तो है। सारी पार्टियों पर असर पड़ता है, ट्रेडर्स पर असर पड़ता है, और एक झटके में काला धन रखने वाले के हाथ बंद गए। दो बिंदु मैं आपका जवाब दूंगा। पहली चीज, हर पार्टी को फर्क पड़ता है। मैं आपकी स्टेटमेंट क्वालिफाई करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की जो फंडिंग है वो पूरी तरीके से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है। हमारा कोई भी रुपया कैश में आदान प्रदान नहीं होता है, तो हमें तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जहां तक ये अन्य पार्टियों का सवाल है, ये बात अवश्य है कि इस समय जो इनके पास 500,000 के नोट थे वो बर्बाद हो गए, और साथ ही साथ कुछ सबूत आपके समक्ष मैंने पिछले सेगमेंट में रखे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का इंतजाम कर लिया और नोट बदल दिए। दूसरी बात, जो आपका बड़ा सवाल है, और जो मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो उस नजरिए से भी आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो काला धन है, काला धन केवल 1% जनता के पास है, 99% जनता के पास नहीं है। इस कदम से 1% जनता को तो कुछ हुआ नहीं जिनके पास काला धन है, परंतु 99% जनता के ऊपर एक तरीके से मार पड़ गई है, वो लाइनों में लगे हुए हैं। अब जो 1% जनता है जिसके पास वास्तव में काला धन है, वो काला धन है कहां? वो काला धन विदेशों में बैंकों में है, वो काला धन बिल्डिंगों में जमीन में खरीद के लगाया हुआ है, उस काले धन का सोना खरीदा हुआ है। कोई भी काला धन आलमी अलमारी में चुनवाकर या दीवारों में चुनवाकर नहीं रखा हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा और नुकसान की बात आप कर रहे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, और ये जनता का मानना भी है, हम जनता के बीच रहते हैं दिन रात, कि ये जो कदम था ये बुरे तरीके से बैकफायर कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद रियलाइज कर चुके हैं कि ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आम आदमी भाषण से भी समझ में आ गया। अगर ऑपोजिशन पार्टीज का, विपक्ष पार्टियों का ये एनालिसिस है कि बीजेपी को इससे बहुत नुकसान होगा, लोग बहुत परेशान हैं, गुस्साए हुए हैं, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। आप लोग इतना इसको लेकर परेशान क्यों हैं? आप लोगों के लिए बड़ा मौका है।
अरे कोई देश का आदमी यदि आम आदमी परेशान हो तो आम आदमी पार्टी खुश कैसे हो सकती है? ऑपोजिशन पार्टी इतने निर्लज नहीं है। हम इतने निर्लज नहीं है कि हमारा जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो परेशान हो, उसकी जान चली जाए, बच्चे का ऑपरेशन ना हो सके, उसकी जान चली जाए, महिलाएं आपस में लड़े, लोगों पर लाठीचार्ज हो बैंकों के बाहर, और क्या ऑपोजिशन पार्टियां चुप रहे? यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें फेल हो चुकी है, ये उनको रियलाइज हो रहा है। इसीलिए जो क्रोकोडाइल टीयर, जो मगरमच्छ के आंसू कल प्रधानमंत्री गिरा रहे थे, उससे उनको फायदा नहीं होगा। वो एक सिंपैथी जनरेट करना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। जितना पैसा था वो देश से बाहर चला गया, जैसे राघव जी ने कहा, जमीन में है, ज्वेलरी में है, शेयर्स में है, डॉलर में है, वो सारा बाहर चला गया। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम थी यूपीए के समय, उसमें 75,000 US डॉलर अलाउड थे। उसके बाद में मोदी जी आते ही वो $1.25 की लिमिट कर दी, और 6 महीने में आपने $2.5 इस देश से बाहर जा सकता है, ये मोदी जी ने निर्णय लिया है। पिछले 6 महीने में $4.6 बिलियन यानी 32,000 करोड़ रुपया इस देश से बाहर पिछले 6 महीने में गया है। उसकी लिस्ट निकालिए, सरकार ने उसकी लिस्ट जाहिर करनी चाहिए। पिछले 6 महीने में कितने ऑफिशियल चैनल से गया है सप्रा जी? अगर ऑफिशियल चैनल से गया, देखिए वो काला धन है कि नहीं, इस पर फिर अलग से सवाल है। जफर इस्लाम बैंकर रह चुके हैं, वो शायद बता पाएंगे। यहाँ पर रहने वाले गरीब लोग, उनको जफर इस्लाम, मेरा आपसे इम्पोर्टेंट दूसरा सवाल है, स्मॉल स्केल ट्रांजैक्शन पे चलती है 40% एक इंडियन इकोनॉमी। जफर इस्लाम, 40% क्या जो लोगों का गुस्सा है वो और कितने दिनों तक आप सह पाएंगे? एक मिनट सापरा जी, एक मिनट भी नहीं है, वो बेचारे कहां पर जाएंगे? अगर अगले 2 से 3 दिन में स्थिति नहीं सुधरती, क्योंकि अब जो ट्रक वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है, वो कह रहे हैं कि हमारा डेली लिमिट बढ़ा दो, नहीं तो हम जो सामान है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। गांव देहात में जहां एटीएम बैंक है नहीं, वहां पर दिक्कतें हो रही, तो कितने दिन और लोग पेशेंस अपना दिखा पाएंगे? 50 दिन तक शायद नहीं चल पाएगा ये मामला, और उसका राजनीतिक असर आप पर पड़ेगा या नहीं? जफर इस्लाम। तमन्ना जी, जो पहला सवाल आपने दोनों लोगों से किया था, वो सवाल का जवाब देता हूं कि देखिए, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। हम राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए सिर्फ एक है जो हम बार बार लेके जाते हैं, और डेवलपमेंट उस जो पहले था वो आगे भी रहेगा। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है जिसके लिए कोई भी मुद्दा राजनीतिक ना हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो हम इलेक्शन को दिमाग में रख के डिसीजन नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं। जैसा आप कह रहे हैं बाकी लोग, हमें इसका इलेक्शन पे कैसा असर पड़ेगा उसके बारे में वी आर नॉट ओवरली वरीड। हमारी जो सीधी चिंता थी कि काला धन सिस्टम से बाहर जाए, और काला धन जाने के लिए ये डिसीजन बहुत जरूरी था, और हमारे प्रधानमंत्री का साहस भरा डिसीजन लिया उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूँ उसको 2-3 बातें, ये काला धन तो देखिए, ये अरे सुन लीजिए सप्रा जी, अब थोड़ा आप समझदारी के लिए सुन लीजिए। देखिए, 2 बोरियों में ले जाएगा ये बोरियां ले जाने, कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर खत्म हो रहा है। ये बोरियों में पैसा ले जाने का कल्चर कांग्रेस ने शुरू किया था। आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि मैं जानती हूं कि आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। तमन्ना जी, मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा, हमें बताना है, हमें बताना है। नहीं, मुझे इस चीज का जवाब देने दीजिए तमन्ना जी। आपने कहा, आपने जो सवाल किया, मैंने बड़ी शांति से लोग दोनों को सुना। मुझे मेरा जवाब देना जरूरी है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनाई, सबसे पहले हमने उसके बाद हमने कितने जो पैसे गए डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंसिटी जो है, उस पर हमने अमेंडमेंट पार्टियों से एक सवाल देखिए कि कौन जवाब देता है। एक मिनट, बहुत एक दूसरे पर प्रहार करें सारे पार्टियों से। एक सवाल, क्या एग्रीकल्चरल इनकम में जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, 8 लाख असेसी है एग्रीकल्चरल इनकम में, और उनको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, क्या उस पर पूर्ण विचार करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार होगी? क्या देखने के लिए तैयार होगी कि जो 3-4 करोड़ रुपए का इनकम डिक्लेयर करते हैं एग्री इनकम कहकर, क्या वो सच है या गलत? मोहनदास पाई, अगर सच में सबको साथ मिलकर कुछ करना, मैं चाहती हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े इस डिबेट में, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए।
तमन्ना जी, आपने सही प्रश्न पूछा। हमारी बात आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि जो एक्सपर्ट की बात सुन लीजिए। जितना टाइम दिया एटलीस्ट उतना टाइम हमको दे रहे थे आप। मैं आती हूँ आपके पास। आपने बात अपनी कही कि आपका राजनीतिक इंटेंट है ही नहीं। मुझे मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई मेरी। तमन्ना जी, ट्राइंग टू मेक सम। मैं आती हूँ आपके पास जफर इस्लाम। प्लीज मोहनदास भाई को कंटिन्यू करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। जी मोहनदास भाई। जी आपने तमन्ना जी आपने सही से प्रश्न सुनिए, केवल जनता की। तमन्ना जी आपने सब राहुल गांधी के पास जब आप मोहनदास भाई प्लीज। अरे चुप बैठो भैया, क्यों बात करते हो? और पैनलिस्ट को खड़े करप्शन चार्जेस में ऑडियो थोड़ा डाउन करेंगे तो मोहनदास भाई की आवाज आएगी प्लीज। जी बोलिए सर। अरे तमन्ना जी आपने सही प्रश्न पूछा। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई। बोलिए चुप बैठो भैया, आवाज आ रही है। चुप बैठो। तमन्ना जी आपने सही बात कही। एक 8 लाख की जो 8 लाख में जो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं उनका नाम सरकार को पब्लिक करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल लीडर्स है सबके पास एग्रीकल्चर इनकम है। वो जो ब्लैक मनी का व्हाइट वॉश करने के लॉन्ड्री है। मैं देखिए, सब लोग कहते हैं कि भारत में सब लोग गरीब है। अगर एक किसान को 2.5 लाख या 3 लाख साल में मिला, वो तो अच्छी तरह से जी सकता है, वो गरीब नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख एग्रीकल्चर मिला तो गरीब नहीं हो सकता है। और अगर इनकम उसका टैक्स ही करे, किसको मिलेगा? अमीर लोगों को मिलेगा। और अमीर लोग सब ब्लैक मनी लेके बैंक में डाल के व्हाइट वॉश कर रहे हैं। मोहनदास भाई जी, 874 लाख करोड़ रुपए इनकम डिक्लेयर हुआ था 2011-12 में एग्रीकल्चरल इनकम में। उसमें कुछ किसान ऐसे थे जिनका 80-80 करोड़ रुपए इनकम था। अब कौन सी ये जमीन है, जाकर चेक करना चाहिए नहीं सीएम वासुदेव जी? चलिए, अगर बोल्ड स्टेप लेने हैं, असली बोल्ड स्टेप पर आते हैं ना। नहीं है, फार्मर्स नहीं है, ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका नेता लोग ही वो कर रहे हैं ना। नहीं, वही मैं जानना चाहती हूँ आज कौन है? इन सारे पार्टियों में से कौन सी पार्टी है जो सामने खड़े होकर कहेगी कि हाँ, एग्रीकल्चरल इनकम को जो ब्लैंकेट छूट है उसको बंद कर देना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कौन डिजर्व करता है नहीं। सीएम वासुदेव जी, हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या अगर सच में बोल्ड स्टेप लेना है तो ये बोल्ड स्टेप नहीं है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसके पास आज की डेट में भी ब्लैक मनी है और जो इसमें डिक्लेयर नहीं करेगा, जमा नहीं करेगा, उसके क्या जरिए बचेंगे? उस रुपए से क्या करेगा अगर उसके पास ब्लैक? एक ये फियर जरूर है कि काफी सारा ये एग्रीकल्चर इनकम की तरफ कहीं ना निकल जाए, तो सरकार को इसकी ओर तवज्जो जरूर देनी पड़ेगी कि कहीं एक ये लीकेज का मसला न रह जाए। दो और बातें मैं कहना चाहूंगा। एक ये कहना कि केवल 1% लोगों के पास ब्लैक मनी है और बाकी 99% लोगों के पास नहीं है, ये अपनी जगह सही नहीं है। आज हमारे देश में जो पैरेलल इकोनॉमी है वो 40-45% के लगभग है पूरे इकोनॉमी का। तो इतनी बड़ी 40-45% की जो इकोनॉमी है पैरेलल इकोनॉमी, उसको अगर मेन इकोनॉमी में लाना है तो उसमें तो काफी कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी। और उस 40-45% पैरेलल इकोनॉमी में बहुत बड़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं। केवल 1% नहीं है, हर क्षेत्र के लोग लगे हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत हर जो प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो बहुत बड़े लोग जो रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, तो 1% नहीं, बहुत बड़ी तादाद है। 45% ऑफ इकोनॉमी वो पैरेलल इकोनॉमी है। उसको मेन इकोनॉमी के रूप में लाने के लिए। एक मिनट, राजेंद्र तिवारी जी भी बोलेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बोलेंगे, उनको भी बोलने दीजिए। जी राजेंद्र तिवारी जी, एक और बोल्ड स्टेप। एक तो एग्रीकल्चरल इनकम पर जो ब्लैंकेट छूट है उसको खत्म की जाए, और दूसरा हर पार्टी को अपने इलेक्टोरल फंड्स डिक्लेयर करने चाहिए। 1 रुपया भी कैश में ना। आम आदमी पार्टी तो ये करती है, बाकी सब नहीं आम आदमी पार्टी ही करती है केवल इस देश में, और कोई पार्टी रूल बना देना, इसका रूल बना दे, नियम बना दे। सभी पार्टियां करती है, इसका कानून बना देना चाहिए। कोई दूध का धुला हुआ जहां तक इसका कानून बना देना चाहिए। आप बात नहीं करते देंगे राजेंद्र तिवारी को, हवालात के अंदर है, आप ही बात करेंगे। MLA हवालात के अंदर है जी, सभी पार्टियां। ओके, राजेंद्र तिवारी की बात भी सुन लीजिए, पार्टी ऑफ रेपिस्ट करप्ट, किसी और की भी बात सुन लीजिए। जी तिवारी जी, जहां तक एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स लगाने की बात है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं और शायद कोई ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर पाए।
मैं सहमत क्यों नहीं हूं, उसकी वजह यह है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस देश की है, 70% लोग जो गांव में रहते हैं और जो एग्रीकल्चर में हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में हैं, उन लोगों की इनकम, उन लोगों की दुश्वारियां, ये सब, जैसे अभी किसी ने कहा कि 3 लाख का अगर इनकम है साल की तो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना है कि 6-7 लाख की इनकम भी साल में है अगर, तो उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को एक अस्पताल के लिए शहर आना पड़ता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए शहर, सरकार उसको देती क्या है? कुछ भी नहीं देती है। सारी चीजें भगवान भरोसे चलती हैं। मानसून अच्छा होगा तो फसल होगी, मानसून नहीं अच्छा होगा तो फसल नहीं होगी। बीमा की जो बात चल रही, कितने लोगों को फसल बीमा मिला है? हम ऐसे टैक्स असेसिस की बात कर रहे हैं जो 30 करोड़ 80 करोड़ का इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं और उस पर एक पैसा टैक्स नहीं देते क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ऐसा कोई नियम बनना चाहिए, ऐसा प्रावधान बनना चाहिए कि इसकी स्कैनिंग हो कि कैसे लोग 300 करोड़ रुपए की इनकम एग्रीकल्चर इनकम के तौर पर दिखा देते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि जिस तरह जैसा अमिताभ बच्चन का नाम थोड़े दिन पहले आया था। दूसरी बात जो आपने कही थी, इसका फायदा किसको होगा पॉलिटिकल उसमें, तो जो पहले दिन देखें तो भाजपा की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। जब से एटीएम और बैंक्स खुली उस समय लोगों को लगा कि बहुत ही बढ़िया हो रहा है और इससे अच्छा कोई चीज हो नहीं सकती, थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। लेकिन 4था-5वां दिन आते आते लोगों को लगा कि हम तो कहीं इसके लिए कसूरवार है नहीं, और उसके बाद हम लाइन में खड़े हैं, हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं। जो पैसे वाला आदमी है, जो काले धन का आदमी है, वो कहीं दिक्कत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये चीज 3-4 दिन और आगे बढ़ गई तो शायद इसका नुकसान भाजपा को होगा। 3-4 दिन और चीजें बहुत जल्दी सामान्य होनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नुकसान ही होगा। चीजें बहुत जल्दी सामान्य होनी चाहिए ताकि लोग का जो सब्र है उसका बांध ना टूटे। कतार में तो खड़े होने के आदी है हिंदुस्तानी, लेकिन एक समय के बाद वो भी पूछेंगे कि मेरी क्या गलती है। नहीं, ठीक बात है। और मुझे लगता है कि दरअसल जो एक की बहुत अच्छा फैसला और दूसरा एक कतार में लगे लोगों का कष्ट बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ सीधे सीधे इतना ब्लैक एंड व्हाइट मामला है नहीं, उसका ग्रे एरिया बहुत बड़ा है और वो ग्रे एरिया बहुत तेजी में उस फैसले के पक्ष में जाता है। और एक बात जो बार बार लोग कह रहे हैं, ये बड़ा मेरी समझ में नहीं आता, लोग कह रहे हैं कि एटीएम की लाइन में कौन सा अमीर लगा है। अरे कौन सा अमीर 2000 रुपए के लिए तुरंत लग रहा है, और अगर उसको लगाना भी होगा तो 4 लोगों को लगा देगा, जो हो सकता है एक अमीर के 500 लोग लगे हों। तो मुझे लगता है कि ये जो तर्क आ रहा है ये बड़ा ही मतलब या तो हम समझना नहीं चाहते, या तो ठीक वैसे ही है कि एक किसान के दुख दर्द के जरिए हम सारे के सारे जो रईस हैं उनकी किसानों की इनकम को हम टैक्स नहीं लगाना चाहते। कुछ उसी तरह की बात है कि एटीएम की लाइन को परिभाषित कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है कि ये सरकार के तौर पर बड़ा फेल्योर इंप्लीमेंटेशन का है, क्योंकि 2 लाख में से 80,000 एटीएम काम नहीं कर रहे थे, मतलब 40% के आसपास एटीएम अगर काम नहीं कर रहा था। अच्छे से अच्छे प्लान और अच्छे से अच्छी नियत तब मार खा सकती है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो। लोगों में सब्र आज है। आ रहा हूं जी, ठीक बात है, लेकिन आप अगर एक चीज देखें तो कम से कम, और होता क्या है कि जब आप सरकार के किसी फैसले के साथ खड़े दिखते हैं तो आप गैर सरोकारी हो जाते हैं, आप कंपनी के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये इस देश की बड़ी विडंबना है कि आपको गरीब दीनहीन के साथ दिखना है लेकिन उसी की ऐसी की तैसी कर देनी है। अब जैसे इस फैसले में ही अगर आप देखिए तो हर बीते दिन के साथ सरकार का रिव्यू सिस्टम बेहतर हुआ है। अब ये मुश्किल वित्त मंत्री की है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं। अब ये मुश्किल वित्त मंत्री की है कि वो ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जनता इस प्रयोग का किस हद तक दाम देने को तैयार है जनता, ये बड़ा सवाल है। और अंत में बस एक चीज, आजकल बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक मिनट राघव चड्ढा, सेल के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्या देश के लिए कोई लाइन में नहीं खड़ा हो सकता है? उन लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है कि वहां पर अपनी मर्जी से खड़े हैं, यहाँ पर अपने रोजमर्रा जिंदगी की चीजों के लिए खड़े हैं बिना किसी दोष के। तो कम से कम थोड़ी सहानुभूति दिखाएं, सेंसिटिविटी दिखाएं इन लोगों की तरफ। कम से कम जनता ये चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।